डिनर करके आरव और राहुल आउट हाउस में चले जाते हैं। अर्णव कुछ देर पीहू और श्रेयस जी से बात करता है। वो लोग उसे जल्दी वापस आने का बोलते हैं। अर्णव भी सिर्फ काम के लिए ही इंडिया आया था और काम होते ही वापस जाने वाला था, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी किस्मत की डोर उसे हमेशा हमेशा के लिए यहीं बांध के रख देगी। अर्णव श्रेयांशी से भी बात करता है क्योंकि वो भी इंडिया आना चाहती थी, लेकिन अर्णव उसे बिना बताए ही यहाँ आ गया था। उसकी तो शिकायतें खत्म हो ही नहीं रही थीं। एट लास्ट अर्णव उसे गुड नाइट बोल के कॉल को कट कर देता है। उसके बाद वो किसी और को कॉल करता है। सामने वाले की कॉल अटेंड करते ही वो पूछता है, क्या अपडेट है? सामने वाला इंसान उसे कुछ जवाब देता है और उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। कुछ देर बात करने के बाद अर्णव कॉल को कट कर देता है और सो जाता है। वहीं हवेली में रूह अपने कमरे में बेड पे बैठ के अपने हाथ पर दवाई लगा रही थी, क्योंकि आज निकिता जी ने उससे सारा दिन काम करवाया था तो उसका घाव ताज़ा हो गया था। तभी निया उसके रूम में घुस जाती है और उसको अपने हाथ पे दवाई लगाने की नाकाम कोशिश करते देख उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वो रूह के हाथ से दवाई लेते हुए बोलती है, हम तो आपके कुछ लगते ही नहीं हैं। हम तो बस ऐसे ही आपको अपनी छोटी बहन मानते हैं। ऐसी बात नहीं है निया दीदी, आप हमारी बहन भी और दोस्त भी हैं। एक आप ही हैं इस घर में जो हमें समझती हैं, वरना बाकी सब तो इतना बोल के वो चुप हो जाती है। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। रूह की बात सुन के निया भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। वो रूह को हंसाने को बोलती है, पुष्पा आई हेट टीयर्स। रूह उसकी बात सुन के थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। निया ने अब तक रूह के हाथ पे दवाई भी लगा ली थी। वो रूह की गोद पे सिर रख के लेट जाती है और बोलती है, वैसे आज आप कहाँ थी जब आपके डॉक्टर साहब आए थे? वैसे एक बात तो कहनी ही पड़ेगी, बिल्कुल जहर। एक बार कोई नज़र भर देख ले तो वहीं ही फिदा हो जाए। वैसे आप भी कुछ कम नहीं हैं। एक बार आप डॉक्टर साहब के सामने तो जाएं। हम तो कहते हैं वो अपनी सारी डॉक्टरी ना भूल जाएं तो कहना। रूह निया को अपनी आंखें छोटी करके देखने लगती है। वो निया के सिर पे चपात लगाते हुए बोलती है, आप कुछ ज़्यादा ही चपड़ चपड़ नहीं करने लगी हैं? और वो हमारे डॉक्टर साहब कहाँ से हो गए? अगर आज के बाद आपने ऐसा कुछ भी बोला ना तो हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। फिर आप चाहे कितना भी रो लेना। रूह भी अपना फैसला सुना देती है। निया हंसते हुए बोलती हैं, आप हमसे बात ना करें, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। रही बात डॉक्टर साहब के आपके होने की या ना होने की, हम दुआ करते हैं कोई जल्दी ही आपकी ज़िंदगी में आए और आपको हमेशा के लिए अपना बना के इस नरक से लेकर चला जाए। अच्छा, अब हम चलते हैं, आप भी सो जाइए। निया इतना बोलकर वहाँ से चली जाती और वो अपनी ही सोच में गुम हो जाती है। वो काफ़ी देर तक बेड पे लेट के सीलिंग को घूरती रहती है। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहे जा रहे थे। उसके दिल में अनचाहा दर्द जगा हुआ था। वो ना जाने कितनी देर तक
ऐसे ही रोती रहती है और किस पहर वो सो जाती है। अगली सुबह रूह की नींद खुलती है। उसकी आंखें हल्की सूजी हुई थीं। उसे कल रात का सब याद आ रहा था और एक बार फिर उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो जल्दी से उन्हें साफ करके अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ले आती है और फिर वह बाथरूम में घुस जाती है। कुछ ही देर में वो एक ब्लू कलर का लहंगा चोली पहन के बाहर आती है। उसके लंबे काले बाल खुले हुए थे और उसकी चोली में उसकी पतली कमर नागिन जैसी लग रही थी। वो जल्दी से अपना दुपट्टा सेट करके बाहर चली जाती है और अपने काम पर लग जाती है। निकिता जी ने उसे मेहमानों और उनके दोस्त का खास ख्याल रखने को बोला था, इसलिए वो जल्दी से चाय और कॉफ़ी दोनों ही रेडी करके आउट हाउस में अर्णव को देने के लिए चली जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अर्णव क्या पीता है। अर्णव इस वक्त एक्सरसाइज कर रहा था। उसकी बॉडी पूरी पसीने से भीगी हुई थी। उसने सिर्फ एक ट्राउज़र पहना हुआ था। तभी अर्णव का फ़ोन रिंग करता है और वो विंडो के पास जाके बात करने लगता है। रूह उसके रूम का डोर नॉक करती है। अर्णव कॉल अटेंड करते हुए ही कम इन बोलता है। उसकी पीठ रूह की ओर थी। अर्णव को ऐसे देख रूह का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो जल्दी से जाके अर्णव के लिए चाय और कॉफ़ी टेबल पर रख देती है और वो अर्णव को बोलना चाहती थी, लेकिन अर्णव कॉल पे लगा हुआ था। उसका ध्यान ही नहीं था। थोड़ी देर में वो एक पेन पेपर लेके उस पे अर्णव के लिए नोट लिख के चली जाती है, क्योंकि उसे निकिता जी को भी चाय देनी थी और बाकी सबको भी घर में। अगर उसे थोड़ा भी लेट होता तो फिर निकिता जी का सारा गुस्सा उस पे ही निकलता। अर्णव जब कॉल कट करके मुड़ता है तो उसे जाती हुई रूह सिर्फ पीछे से ही दिखाई देती है, लेकिन उसकी पायलों की और चूड़ियों की आवाज़ से वो पहचान जाता है कि ये वो रात वाली ही लड़की है। वो जाके कॉफ़ी उठा लेता है, साथ ही नोट पढ़ता है तो उसमें लिखा था, हमें नहीं पता कि आप क्या पीते हैं, इसलिए चाय और कॉफ़ी दोनों ही ले आते। अगर कुछ और चाहिए हो तो बता दीजिएगा। अर्णव के फेस पे अब भी कोई भाव नहीं था। वो कुछ देर रूह जहाँ से गई थी उधर देखता रहता है। कुछ देर में अर्णव और राहुल दोनों ही रेडी होके हवेली चले जाते हैं। अर्णव सबसे पहले राम को चेक करने वाला था। वो राम की रिपोर्ट देखने लगता है। कुछ देर निकिता से बात करने के बाद और रिपोर्ट को देखने के बाद अर्णव राम को चेक करने के लिए उसके रूम में जाने लगता है। निकिता जी आगे चल रही थी और अर्णव अपने फ़ोन को देखते पीछे की चल रहा था। उसका पूरा ध्यान अपने फ़ोन पर ही था। वहीं निया और रूह दौड़ते हुए नीचे की ओर जा रहे थे। निया सबके साइड से निकल जाती है, लेकिन रूह जी का पैर फिसल जाता है और वो अर्णव के ऊपर गिर जाती है। अर्णव उसको संभालने लगता है, लेकिन बैलेंस नहीं बन पाता और वो दोनों ही सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। अर्णव ने रूह को अपनी बाहों में भर कर रखा था। वो दोनों नीचे जाकर गिरते हैं। रूह अर्णव के नीचे दबी हुई थी। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। अर्णव उसमें खोया हुआ था और उसके बाल हटाने लगता है। उसकी नज़रें रूह के चेहरे पर टिक जाती हैं।
उसकी डर से बंद आंखें, उसके कांपते होंठ, उसकी लाल पड़ी नाक अर्नव को बहका रही थी। अर्नव उसको बिना पलक झपकाए बस देखे ही जा रहा था। उसके जंग पड़े दिल की धड़कनें बगावत कर रही थीं, जिसका शोर बाहर तक सुनाई दे रहा था। अर्नव और रूह राहुल की आवाज़ से होश में आते हैं, जो बोल रहा था, सर आप ठीक तो हो? अर्नव जैसे नींद से जागा हो, वो उठने लगता है कि उससे पहले ही रूह उसको जोर से धक्का देती है और बिना उसकी ओर देखे वहाँ से भाग जाती है। अर्नव उसको जाते देखता रह जाता है। वो उठता है और राहुल को अपनी कठोर नज़रों से देख के वो ऊपर चला जाता है। रूह किचन में